नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में हम अनलॉक 1 में लॉकडाउन के खुलने वाले ताले का सटीक विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में किसके लिए छिपा दर्द है उसका खुलासा करेंगे। भारत और दुनिया ने आज बनाया है नया कोरोना का कीर्तिमान, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारत के पड़ोसी नेपाल की, जो अब भारत को ही अपनी अकड़ दिखा रहा है। नेपाल के संसद में संशोधन का एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें भारत के 3 हिस्से को नेपाल के नक्शे में दिखा दिया गया। क्या इसके पीछे शातिर चीन की चाल है? क्या चीन के इशारे पर नेपाल भारत की दोस्ती को दांव पर लगा रहा है? हम करेंगे इसका विस्तार से पूरा विश्लेषण। ना जाने कितने दशकों से भारत और नेपाल की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। दोनों देशों में रिश्तों की मिठास का आनंद भारत और नेपाल के लोग सदा से महसूस करते आए हैं। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का संबंध एक धरोहर की तरह संजो कर रखा गया है। नेपाल सरकारले हालै नेपालको अध्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्शा। लेकिन मौजूदा तारीख में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि नेपाल की संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है जो भारत नेपाल दोस्ती के दामन में एक बड़ा धब्बा साबित हो सकता है। नेपाल की सरकार ने अपने नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए संसद में बिल पेश किया है। इस नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया है। नेपाल के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमया तुम्बाहम्फे ने प्रतिनिधि सभा में शनिवार रात संविधान संशोधन बिल पेश किया। कानून बनने के बाद नया नक्शा नेपाल के सभी आधिकारिक दस्तावेजों में शामिल होगा। हम आपको दिखाते हैं कि नेपाल भारत के किस हिस्से को अपना बता रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी भारत चीन सीमा पर मौजूद लिपुलेख दर्रा और लिम्पियाधुरा को नए नक्शे में अपना हिस्सा बता रहा है, जबकि लिपुलेख पास और लिम्पियाधुरा पर 1962 से ही भारत का अधिकार रहा है। दरअसल नेपाल में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भारत विरोध जगजाहिर है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भारत विरोधी राष्ट्रवाद का माहौल तैयार किया और इसी माहौल में वहां की कम्युनिस्ट सरकार को भी भारत विरोध के चंगुल में फंसा लिया। नेपाल की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया है इस बिल को टेबल करने के लिए। नेपाल और भारत के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट किया जा रहा है वो इफेक्टिवली पाकिस्तान की तरह नेपाल को भी एक अपनी कॉलोनी बनाने की एक एम से किया जा रहा है चीन के द्वारा। हालांकि सदियों से हिंदुस्तान के दोस्त रहे नेपाल के मन में इस खोट के पीछे चतुर चीन की चाल को भी नकारा नहीं जा सकता है। चीन शुरू से ही नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। नेपाल की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार का सुझाव भी चीन की ओर हमेशा से रहा है। साथ ही चीन नेपाल को अपने प्रभाव में लेकर भारत को घेरने की नापाक साजिश भी कर रहा है। इस साल में सिर्फ एक ही एक्सपीडिशन हुआ है माउंट एवरेस्ट के ऊपर पूरे साल में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है और नेपाल का पहाड़ है। वो एक एक्सपीडिशन चाइना ने यूनिलैटरली अपने आप लॉन्च किया था इस इरादे से कि हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को रीमेजर करेंगे। ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक विक्ट्री है चीन के लिए। नेपाल की खिसियाहट दरअसल उस घटना से ज्यादा बढ़ गई जब भारत ने नेपाल की आपत्ति को खारिज करते हुए उत्तराखंड में धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इसी के बाद से नेपाल के सत्ताधारी दल में खलबली मची है। धारचूला इलाके में भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले लोग भी मानते हैं कि चीन के संरक्षण में ही नेपाल ये हरकत कर रहा है। कि नेपाल बेफालतू का एक राजनीतिक विवाद पैदा कर रहा है ताकि आप ही के समय में जो चाइना के संरक्षण में आके कि कोरोना के माध्यम से लोगों को बहकाया जाए, भड़काया जाए, इसीलिए बेफालतू का एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। भारत का ही अभिन्न अंग है कालापानी। अगर मेरे पीछे इस तरफ आप देखेंगे तो ये नेपाल की सीमा लगती है और जहां मैं खड़ा हूं वो भारत की सीमा है। अगर सामने आप देखें तो ये सामने एक सड़कों का जो हिस्सा है वो आपको दिखाई दे जाएगा। ये सड़क नेपाल सीमा से सटे जितने भी जिले हैं उनको जोड़ती है। नया विवाद उत्पन्न हुआ है जमीन को लेकर। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा विवाद देखने को नहीं मिला, लेकिन अचानक कोरोना के बाद में जो एक नया
दुनिया ने देखा विनाश, उसके बाद से ये अलग तरीके से एक विवाद शुरू हुआ, जिसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ माना जा रहा है। जी हां, भले ही नेपाल लिपुलेख और काला पानी विवाद को उठाकर भारत को आंखें दिखा रहा हो, लेकिन नेपाल की अकड़ किसके इशारे पर है, यह हर किसी को मालूम है। नेपाल ने अपने संसद में भारत विरोधी नक्शे का प्रस्ताव तो पेश कर दिया है, लेकिन निचले सदन से प्रस्ताव पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है और सरकार के पास 10 वोट कम है। लिपुलेख समेत भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे पर दिखाने के पीछे नेपाल की मंशा मौजूदा दौर में भारत पर दबाव बनाने की है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नेपाल पर चीन का बढ़ता दबाव भी है। ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती नेपाल जैसे पुराने पड़ोसी को साथ रखना और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की है। नेपाल सिर्फ नक्शे के मोर्चे पर ही भारत विरोधी काम नहीं कर रहा है, बल्कि टकराव के मूड में शुरू से रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक और पैतरा दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए ये फैसला लिया है। इसी वजह से नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिक अब सिर्फ चुनिंदा बॉर्डर से ही दाखिल हो पाएंगे। अब विदेशमा रहनुभएका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहनुभएका नागरिकहरूलाई स्थल मार्ग हुँदै आउने त्यो प्रयोजनको लागि 20वटा नाकाहरू तोकिएको छ, जुन राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। नेपाल का भारत विरोधी मन सिर्फ इतने से ही नहीं भर रहा है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमा क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ये पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। अब तक भारत की तरफ सीमा की निगरानी एसएसबी कर रही है, जबकि नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल यानी एपीएफ के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अभी कोरोना के परिप्रेक्ष्य में नेपाल सरकार ने 20 जगहों पर आने जाने की सुविधा मुहैया कराने की बात निर्णय की है। इससे सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोग, इससे नेपाल के विभिन्न हिस्से में रहने वाले लोगों की काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। दोनों तरफ के नागरिक विक्टिमाइज हो रहे हैं, सीमा पर परेशान हो रहे हैं। सीमांचल में अभी समन्वय की आवश्यकता है दोनों तरफ। दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना भारत नेपाल संबंधों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। झूठे राष्ट्रवाद की राजनीति की वजह से नेपाल और भारत के संबंधों में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच नेपाल ने भारत के साथ बेटी रोटी के संबंधों को सामाजिक तौर पर दूर करने का प्रयास भी किया है, जिसे दोनों देश के सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप को देखते हुए कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। नेपाल ने 3 मोर्चे पर भारत का विरोध शुरू किया है, लेकिन नेपाल के लिए यह समझना जरूरी है कि जिस चीन के बहकावे और जिस चीन की शह पर वो दशकों की दोस्ती को दांव पर लगाने का महा जोखिम ले रहा है, वो उसके भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नेपाल की सरकार को यह खुद भी समझना होगा कि भारत से रोटी बेटी के रिश्ते की विरासत से खिलवाड़ खुद उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। पटना से सुजीत कुमार झा और धारचूला से दिलीप सिंह राठौर और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि कैसे नेपाल दोस्ती की पटरी की रेल से डिरेल हो रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल नेपाल की मौजूदा केपी शर्मा ओली सरकार भारत विरोधी राष्ट्रवाद का नारा देकर ही सत्ता तक पहुंची है और इसके अलावा अपने आंतरिक विवाद को दबाने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की एक चाल भी है। दूसरी अहम जानकारी ये भी है कि अपनी सरकार को गिराने से बचाने के लिए नेपाल सरकार ने नक्शे का ये नया शगुफा छेड़ा है। राष्ट्रवाद के नाम पर ओली सरकार ने विपक्षी दलों को भी सरकार के साथ आने पर मजबूर कर दिया है। आर्थिक लालच के कारण नेपाल चीन की तरफ झुका हुआ है। नेपाल बेशक भारत के 3 हिस्सों को अपने नए नक्शे में अपना बता रहा है, लेकिन नेपाल को 1816 में हुई सुगौली की संधि को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल की राज्य सत्ता के बीच सुगौली की संधि में सीमा को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल का माना गया था, जबकि लिपुलेख दर्रा, काला पानी, लिम्पियाधुरा का इलाका महाकाली नदी के दक्षिण पूर्व हिस्से में पड़ता है। मतलब यह हिस्सा नेपाल का नहीं बल्कि भारत का है। और आइए अब बात कोरोना और लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की।
कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच लॉकडाउन का घटता हुआ शिकंजा कल से शुरू हो रहा है। कल से लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन अनलॉक इसे कहा जा रहा है। देश भर में करीब 68 दिनों से चली आ रही पाबंदियों में कल से एक बहुत बड़ी छूट मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने के लिए काम धंधे रोजगार फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। 8 जून से धार्मिक स्थलों के साथ साथ तमाम मॉल्स, होटल्स, सिनेमाघरों को खुलने की इजाजत मिल जाएगी। लॉकडाउन की ये तस्वीरें अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। सोमवार की सुबह से ज्यादातर पाबंदियों में राहत मिलेगी, ज्यादातर ढील हटा ली जाएंगी और आपको जिंदगी फिर से उसी तरह नजर आएगी जैसी 24 मार्च से पहले हुआ करती थी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम। एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात सिर्फ प्रिवेंशन से ये इस तरह के एहतियात से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, हमें अब चिंता हॉस्पिटल में बेड्स की है, कोविड कमिटेड हॉस्पिटल्स की है। अब पूरा का पूरा फोकस केंद्र और राज्यों का उस कैपेसिटी को युद्ध स्तर पर बिल्ड करने में होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश हो। चलिए अब इन आंकड़ों को देखिए, तब शायद आपको पता चलेगा कि कोरोना का खतरा किस कदर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 8,380 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा 1,82,143 पर पहुंच गया। 30 मई को 7,964 नए मामले थे और कुल मरीज 1,73,763 थे। 29 मई को 7,476 नए मामले सामने आए और आंकड़ा 1,65,799 पर पहुंच गया। 28 मई को 6,556 नए मामले सामने आए और कुल मरीजों की संख्या 1,58,323 पर पहुंच गई। 27 मई को 6,387 नए मामले आए और आंकड़ा 1,51,767 पर था। अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक कल से कर्फ्यू में मिलेगी राहत, यानी सुबह 7 से शाम 7 बजे की बजाय अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आवाजाही हो सकेगी। एक राज्य में एक से दूसरे जगह जाने की इजाजत होगी। एक से दूसरे राज्यों में जाने के लिए यात्रा पाबंदियां हटा ली जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों और कामकाज शुरू हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें खुल जाएंगी। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लगभग सभी प्रारंभ हो चुके हैं, तो आर्थिक गतिविधियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और इसी बात को लेकर के कंटेनमेंट जोन में ही जो सख्ती होगी उसी को लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद सभी राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना के आंकड़ों और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए छूट और रियायतों की फहरिस्त तय कर ली है। क्योंकि कुछ सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। एम्फेसिस जो है इन सारी गाइडलाइंस पे ये है कि क्या सुरक्षात्मक कदम अपने को उठाने हैं
और क्या गतिविधियों, किन गतिविधियों के साथ क्या क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। 2 महीने से ज्यादा बीत गए, मॉल बंद हैं, होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं, मंदिरों और दूसरे धर्म स्थलों में सन्नाटा पसरा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, मॉल्स को भी इजाजत मिल जाएगी, धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि अब कांग्रेस मांग कर रही है कि मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को 1 जून से ही खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है, जिस तरह से कर्नाटक और बंगाल में 1 जून से मंदिर और सभी धर्म स्थल खोलने की अनुमति दी जा रही है, तो मध्य प्रदेश में भी ये निर्णय लिया जाना चाहिए। वैसे ममता बनर्जी ने केंद्र के गाइडलाइंस से पहले ही धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोलने की इजाजत दे रखी है। बहरहाल भले ही अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन हर किसी को याद रखना होगा कि सावधानी हटेगी तो कोरोना की स्पीड भी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और ये साफ कर दिया है कि आप लोगों को कौन कौन सी छूट अपने अपने राज्यों में मिलने वाली है। कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हमारे देश में महाराष्ट्र में हैं, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने रियायत और छूट तो दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने 4 बड़े शहरों मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद को एक कैटेगरी में रखा है और महाराष्ट्र के बाकी सभी शहरों को दूसरी कैटेगरी में। तो आइए हम आपको बताएं कि आपको महाराष्ट्र में कहां कहां क्या क्या छूट मिलने वाली है। निजी ऑफिसेज जो हैं वो 8 जून से खुल जाएंगे, लेकिन 10% कर्मचारी वहां पर आएंगे। सरकारी ऑफिसेज में यानी कि ये है 90% जो कर्मचारी हैं वो वर्क टू होम करेंगे, घर से काम करेंगे। शॉपिंग मॉल्स फिलहाल नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल्स का सवाल ही नहीं उठता। दुकान बाजार 5 जून से खुल जाएंगे, यानी कि अभी आपको 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ई कॉमर्स बिल्कुल हाँ, ई कॉमर्स के जितने ऑफिसेज हैं वो मिल जाएंगे। शराब की दुकान, होम डिलीवरी सब कुछ होगी। आप होम डिलीवरी के जरिए सारा सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन सलून महाराष्ट्र में नहीं खुलेंगे अभी, क्योंकि वहाँ खतरा संक्रमण का ज़्यादा रहता है, नज़दीकी ज़्यादा रहती है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये महाराष्ट्र के वो तमाम छूट और रियायत आपको मिलेंगी जिसमें सरकारी ऑफिसेज पहले भी हमने आपको बताया था। तो महाराष्ट्र के बाद अब हम यहाँ बात करते हैं, आइए दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली इस समय तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ज़्यादातर पाबंदियां पहले से ही हटा ली थी। उम्मीद है कि कल से कुछ नई छूट के ऐलान भी आपको सुनने को मिल सकते हैं, यानी कि 8 जून से अब यहाँ काफ़ी कुछ खुल जाएगा। जो कंटेनमेंट जोन है दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा हैं, वहाँ कुछ नहीं खुलेगा। 1 जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेजेस। ये अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क दिल्ली में हमेशा ज़रूरी होगा और दिल्ली में तो अगर आपने फेस मास्क नहीं लगाया है तो आप पर जुर्माना भी है। 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर यानी कि चर्च सब खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स और जिम 8 तारीख से खुल सकते हैं, यानी कि दिल्ली में 8 तारीख के बाद सब कुछ खुल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो बंद रहेगा। हाँ, स्कूल कॉलेजेस की बात 1 जुलाई की गई है, लेकिन अगर हम MHA की गाइडलाइंस की तरफ देखें तो वहाँ पर जुलाई पूरा भी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। उत्तर प्रदेश ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और भारी भरकम छूट का ऐलान उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर को लेकर राज्य सरकार ने फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ के कलेक्टर्स जो हैं वो फैसला करेंगे। लेकिन नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या क्या होगा? 100% कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालय ऑफिसेज खुल जाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपको जाना, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो जाना ज़रूरी होगा। और 100% प्राइवेट ऑफिसेज भी खुल जाएंगे और वहाँ पर भी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जाना होगा। रोडवेज की बसेस चल जाएंगी, जितनी सीट होंगी उतने ही लोग, यानी कि कोई खड़ा नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी। बस स्टैंड पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर आप बस ले रहे हैं तो वहाँ पर आपकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अच्छा, कार में भी यही है कि 5 से ज़्यादा लोग आप नहीं बैठ सकते हैं, जितनी सीट उतने लोग। 2 लोगों को बैठने की छूट दी गई है स्कूटर पर। ये हो ही नहीं सकता कि 3 लोग बैठ जाएं। ऑटो में जितनी सीटें उतने लोग, मतलब ये है
कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ खुल चुका है। हाँ, अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आप 30 लोगों को इजाज़त मिलेगी। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर फैसला वहां के डीएम्स लेंगे, यानी कि जिला प्रशासन। क्या क्या खुल जाएंगे ये आइए हम आपको बताएं। बाजार उत्तर प्रदेश में कल सुबह से सब कुछ खुल जाएंगे। 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पार्क में आप टहल सकते हैं, लेकिन 8 बजे तक, 5 बजे से 8 बजे और शाम 5 से 7, ये 2 वक्त दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सब्जी मंडी में आप जा सकते हैं। फल मंडियां जो हैं वो 8 बजे से रात 8 बजे तक, मतलब कि रात भर खुली रहेंगी। और 8 जून से सुपरमार्केट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश अनलॉक 1 के लिए पूरी तरह से तैयार है। और किस तरह से उत्तर प्रदेश अनलॉक यानी कि उत्तर प्रदेश को खोलने जा रहा है, हमने बात की उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से। देखिए, कंटेनमेंट क्षेत्र में तो भी बहुत सुविधा छूट देने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कंटेनमेंट क्षेत्र में भी एक कहना चाहिए कि कोरोना का जो संक्रमण है वो व्यापक रूप में है, लेकिन उसमें साफ सफाई में छूट दी गई है, आवागमन में भी कुछ हद तक छूट मिली है, लेकिन बाकी चीज़ों पे कंटेनमेंट क्षेत्र में भी गतिविधियों में पूरी छूट देने का कोई अवसर नहीं है। जहाँ तक का रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो तो उनको अनुमति दी गई है, और तमाम जगह पर जो होटल्स हैं उनको भी खोलने के लिए 8 तारीख से उन पे भी विचार चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि व्यापक रूप में हमने छूट दी है सब गतिविधियों को संचालित करने के लिए। तो जून के महीने में हमारे देश के साथ साथ राजस्थान में भी बड़ी रियायत का ऐलान हुआ है। अनलॉक 1 के लिए राजस्थान सरकार की क्या है तैयारी, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जुबानी सुनिए। कल केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं और इसको अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश की सरकार भी इसमें कुछ संशोधन कर अपनी गाइडलाइंस हम लोग जारी करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि लॉकडाउन को जब हम खोल रहे हैं तो हमें और अधिक सावधानी से करना पड़ेगा। जो भी रियायत हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, लोगों के मूवमेंट में, शहरों के अंदर, उसको बहुत सावधानी से और बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था वापस आए, लेकिन जैसा आप खुद जानते हैं कि संक्रमण पूरे देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पीक पर आ गए हैं, इसलिए हमें लगातार इसको कंटेन करने की जो हमारी मुहिम है उसको कमजोर नहीं होने देना है। लॉकडाउन खुले भी, गाँव में, शहरों में लोग वापस काम पर आए, अर्थव्यवस्था दोबारा जीवित हो, लेकिन संक्रमण और फैले ये हम लोग, मैं समझता हूँ इसको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। और आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं बहुत ज़्यादा सावधानी से करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने टेस्टिंग पर ध्यान ज़्यादा फोकस किया है। हमारा फोकस है कि हम 25,000 टेस्ट रोज करें। सबसे आसान तो ये है कि आप टेस्ट ही मत करिए, तो आपके पॉजिटिव पेशेंट्स ही नहीं आएंगे और अच्छी सबको खबरें लगेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टेस्ट करके, आइसोलेट करके, ट्रीट करके लोगों को ठीक करेंगे, वही इस समस्या का समाधान है। तो कल से ज़्यादातर देश खुल रहा है, तमाम राज्यों की बात हमने आपको बता दी, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो ज़्यादा ख़तरनाक इलाके हैं, वो नहीं खुलेंगे। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की, जिसमें पीएम मोदी ने लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों के लिए अपने मन की बात की और साथ ही साथ कोरोना से निपटने का मंत्र भी दिया है। देश इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान के सामने न सिर्फ कोरोना नाम की महामारी से निपटने की चुनौती है, बल्कि लॉकडाउन के बाद विकास की पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को भी वापस लाइन पर लाने का चैलेंज है। जैसे कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात की और मजदूरों, गरीबों, श्रमिकों के प्रति अपनी संवेदना को बेपर्दा किया। जून से देश में अनलॉक 1 लागू हो रहा है। लॉकडाउन का ताला खोलने की ये पहली कड़ी है और कोशिश है कि सावधानी और संयम के साथ साथ जिंदगी को फिर से सामान्य किया जाए। मन की बात में भी पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था चल पड़ी है, लेकिन और ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
देश को अब समझना होगा कि उसे कोरोना के साथ रहते हुए उससे लड़ना भी है, उसे हराना भी है, उसे भगाना भी है, लेकिन बिना तैयारी और एहतियात के ये संभव नहीं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि 2 गज की दूरी और घर में रहने के नियम का पालन ही कोरोना के खिलाफ सबसे मारक मंत्र है। हमें हर इंसान की जिंदगी को बचाना है, इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों की संकल्प शक्ति और सेवा शक्ति को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बताया, जिसके बूते कोरोना काल की चुनौतियों से लड़ने में सबसे बड़ी मदद मिल रही है। मोदी ने उन माँ बेटियों को भी शुक्रिया कहा जो हर दिन लाखों मास्क बना रही हैं। भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री की मन की बात पर विपक्ष ने भी अपना विपक्ष धर्म बखूबी निभाया। प्रतिक्रिया सुनेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। में करें, अगर इस बीमारी से, इस संकट से हमें बचना है और जिंदगी भी आगे चलानी है तो। आप दूसरी बात जहां तक प्रवासी मजदूरों की कर रहे हैं, उनके कष्ट के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की। आज जरूरत है उनकी मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने सबसे ज्यादा उपेक्षा प्रवासी मजदूरों की एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात सिर्फ प्रिवेंशन से ये इस तरह के एहतियात से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, हमें अब चिंता हॉस्पिटल में बेड्स की है, कोविड कमिटेड हॉस्पिटल्स की है। अब पूरा का पूरा फोकस केंद्र और राज्यों का उस कैपेसिटी को युद्ध स्तर पर बिल्ड करने में होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश। कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया। विपक्ष का हमला एक और, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में एक और बात से फिर आगाह किया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का रास्ता लंबा है। हम विजयी भी होंगे, लेकिन इसके लिए सावधानी के रास्ते पर चलना होगा। जो कुछ भी हम आज तक ब्यूरो।